जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम संविधान की लेक्चर सीरीज चला रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में नीति निर्देशक तत्वों को विस्तार से समझा था। ठीक है, और आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मूल कर्तव्यों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले हम समझते हैं कि मूल कर्तव्य जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, अब इसमें मेरे हिसाब से एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द है और वो शब्द है कर्तव्य। कि कर्तव्य क्या होता है, पहले इसको समझना होगा हमको। तो कर्तव्य की अगर सबसे अच्छी परिभाषा हम देखें तो सबसे अच्छी परिभाषा हमको दिखाई देती है कहाँ पे, गीता में। ठीक है, गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में संदेह से ग्रस्त खड़ा था तो कृष्ण ने उसे बताया कि उसका कर्तव्य क्या है। कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य निस्वार्थ सेवा, धर्म का पालन, पुरस्कार की इच्छा या उम्मीद के बिना काम करना और इच्छाओं और संपत्ति के प्रति उदासीनता की मांग करता है। ठीक है, यहाँ पे तो कर्तव्य के अंतर्गत कृष्ण क्या बताते हैं कि पहली बात तो क्या होना चाहिए, निस्वार्थ भाव। सबसे पहली बात होती है निस्वार्थ भाव। जब तक व्यक्ति में निस्वार्थ की भावना नहीं आएगी तब तक कर्तव्य वास्तविक रूप में होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात क्या कहते हैं, धर्म का पालन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्म का पालन तो होना ही चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात क्या कहते हैं कि पुरस्कार की उम्मीद के बिना काम करना। पुरस्कार की उम्मीद के बिना काम करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ठीक है, ये तीन तो क्या हो जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएगी कर्तव्य के अंतर्गत। कि निस्वार्थ भाव होना चाहिए, धर्म का पालन किया जाना चाहिए और पुरस्कार की उम्मीद के बिना कोई काम किया जाना चाहिए, और संपत्ति और इच्छाओं के प्रति उदासीनता की मांग हो तो सही अर्थों में वही आप लोगों का कर्तव्य है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या कर्तव्य है, तो भाई माता पिता का आदर करें, बड़ों का सम्मान करें। ठीक है, उनकी बात माने। ठीक है, देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें और नैतिक रूप से अपने जीवन को जिए। और दूसरी बात, एक बात याद रखिएगा, कर्तव्य में कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है। कर्तव्य के अंतर्गत हमेशा एक बात ध्यान रखना है, कानूनी बाध्यता नहीं होती है। ये इसके अंतर्गत नैतिक बाध्यता आती है। इसके अंतर्गत क्या आती है, नैतिक बाध्यता आती है। यानी आपसे कोई जबरदस्ती कर्तव्य नहीं करवा सकता, और करवाए तो वो वास्तविकता में कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, उसमें नैतिकता नैतिकता बहुत जरूरी होती है। तो ये होती है कर्तव्य, और हमारे संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो हम अब थोड़ा चर्चा करते हैं संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत। मेरे हिसाब से कर्तव्य आप समझ गए होंगे। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, तो मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछे कि भैया जो मौलिक कर्तव्य वो कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, तो रूस के संविधान से ग्रहण किए गए। उस समय रूस को सोवियत संघ कहा जाता था। ठीक है, इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया। ठीक है, आप लोगों को पता है कि भाग 4 क्या है, तो भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 4A के अंतर्गत क्या है, तो भाग 4A के अंतर्गत शामिल है हमारे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और दूसरी बात यह भी ध्यान रखना है कि मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था। इनको बाद में ऐड किया गया, कब, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। कौन सी समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा है। ठीक है, मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। कभी अगर पूछे कि संविधान में प्रारंभ में कितने मूल कर्तव्य थे, तो 10 थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया, और वर्तमान में कितने कर्तव्य हो चुके हैं, 11। ठीक, सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं, भाग 4। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा, 51A। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक है। यानी अगर मान लो कि कोई व्यक्ति इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता, ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता, तो उसके लिए उसे न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
उसके लिए उसे न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसके अंतर्गत क्या है, नैतिक बाध्यता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, नैतिक बाध्यता है, जबरदस्ती आपसे नहीं करवाए जा सकते। ठीक है, उसको इन कर्तव्यों का पालन नहीं करने के कारण न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, अगर मान लो कि इन कर्तव्यों के आधार पर संसद ने कोई कानून बनाया है, तो उस कानून के आधार पर वो दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन भाग 4 ए के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, उस कोई कानून अगर संसद ने बना दिया तो उसके अंतर्गत वो व्यक्ति दोषी हो सकता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्वर्ण सिंह कमेटी की। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, हो सकता है आपसे स्वर्ण सिंह समिति के सदस्यों का नाम पूछ ले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी थोड़ा डीप में जाके पूछ लेता है। ठीक है, भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह। सदस्य, तो इसके अंतर्गत 11 सदस्य थे। कौन कौन, ए अंतुल्य, एस रे, रजनी पटेल, HR गोखले, VA सैयद मोहम्मद, VN गॉडगिल, CM स्टीफन, DP सिंह, दिनेश गोस्वामी, वसंत साठे, BN बनर्जी। इनके नाम एक बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है ये पूछ लिया जाए, तो बस एक बार इसको थोड़ा रीड कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप खुद से भी तुक्का लगाओगे तो सही जाएगा आपका। इस समिति ने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। कितने, 8, ध्यान रखना है। लेकिन सरकार ने कितने जोड़े, 10। सिफारिश कितनों की हुई थी, 8 की। लेकिन सरकार ने 10 कर्तव्यों को जोड़ा, 3 सुझावों को नहीं माना। इनके 3 सुझाव जो थे वो नहीं माने। कौन कौन से, कि संसद को इस कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानून बनाने तथा उल्लंघन, ये उल्लंघन है, उल्लंघन पर दंड देने की शक्ति दी जाए। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति कहती है कि भैया दंड देने का प्रावधान करो, अगर कोई व्यक्ति इन कानूनों का पालन नहीं करता तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया जाए। ठीक है, लेकिन संसद ने इस बात को नहीं माना। बनाया गया ऐसा कोई कानून अगर मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तभी मान्य होगा। ठीक है, तब भी मान्य होगा, ये बात सिफारिश की थी। ठीक है, ये यहाँ पे तब भी मान्य होगा, ये कर लेना। ठीक है, पर यह भी बात सही नहीं लगी। करों का भुगतान करने का कर्तव्य भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, और इसको भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो ये कुछ चीज़ें रही है। ठीक है, कभी आप लोगों से पूछा जाए तो ध्यान रखना है, इन 3 सुझावों को संसद ने नहीं माना था। सिफारिश हुई थी 8 कर्तव्यों की, लेकिन जोड़े कितने, 10 कर्तव्य थे। ठीक, अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की सूची की, कि मौलिक कर्तव्य अभी आप लोगों को बताया ही था कि कितने, 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में। तो पहला कर्तव्य क्या है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान भारत में सर्वोच्च है। जैसे अगर आप लोगों को देखा जाए तो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या होता है, गीता है। मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, कुरान है। ठीक है, ईसाई धर्म का कौन सा है, तो बाइबल है। ठीक है, ऐसे ही हर धर्मों के अपने अपने क्या है, पवित्र ग्रंथ है। तो ऐसे ही जो सच्चा देशभक्त है उसके लिए, हमारे लिए, ठीक है, एक सच्चे देशभक्त देश के नागरिक होने के नाते हमारे लिए सबसे पवित्र बुक कौन सी होना चाहिए, तो वो है हमारा संविधान। ठीक है, वो क्या है, वो है हमारा संविधान। बात आ रही समझ में, तो ये हमारे लिए एक पवित्र पुस्तक है। ठीक है, देश के नागरिक होने के नाते तो संविधान का पालन करना ही चाहिए, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का हमेशा आदर करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि भैया हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श है उनको हमेशा हृदय में संजोए रखना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। जैसे ही उनमें से एक आदर्श क्या हो जाएगा, हमारा अहिंसा, जो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, अहिंसा। फिर अगर बात करें सत्याग्रह, ठीक है, इनको हमेशा हमारे हृदय में संजो के रखना है और उनका पालन करना है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। ठीक है, संप्रभुता क्या होती है, तो भारत अपने आंतरिक और बाह्य यानी गृह नीति और विदेश नीति बनाने के लिए स्वतंत्र है, किसी प्रकार से किसी देश की जबरदस्ती की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है।
ठीक है। देश में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, तो इसलिए एकता भी जरूरी हो जाती है। अखंडता यानी भारत के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये बात क्लियर है। भारत के टुकड़े नहीं किए जा सकते, भारत हमेशा एक रहेगा, अखंड रहेगा। ठीक है। तो उसकी रक्षा कौन करेगा? हम ही लोग तो करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है और उसे हमेशा अक्षुण्ण बनाए रखना है। ठीक है। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, ये तो सभी की एक नैतिक कर्तव्य है। ठीक है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है। तो हमें स्त्रियों का सम्मान किया जाना चाहिए, हमें सिर्फ अपने धर्म तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें सिर्फ अपनी भाषा के ही विकास की बात नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ अपने प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहना है या हमारे वर्ग तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें तो सभी का विकास करना है, सभी को साथ लेके चलना होगा। तभी तो क्या होगा कि देश की एकता बनी रहेगी। ठीक है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। भारत की जो संस्कृति है वो तो आप समझ सकते हो, विश्व में सबसे पुरानी संस्कृति में से एक मानी जाती है। ठीक है। तो उस गौरवशाली परंपरा को, महत्व को समझना है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है, और विश्व के सामने जो हमारी इमेज विश्व गुरु की है उसे बनाए रखना है। ये क्या है? हमारा एक कर्तव्य है। ठीक। अगला कर्तव्य क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, की रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। बिल्कुल, हमारे कर्तव्यों में से सारे के सारे कर्तव्य सिर्फ मानव समुदाय के लिए ही नहीं जुड़े हैं, ये ध्यान रखना है। हमारे कुछ कर्तव्य हमारी प्रकृति के लिए भी है, उसके अंतर्गत वन भी शामिल है, झील भी शामिल है, नदी भी शामिल है, वन्य जीव भी शामिल है। यानी नदियों में सफाई बनाए रखना ये हमारा क्या है? एक कर्तव्य है कि हम गंदगी नहीं फैलाए, पॉलीथीन नहीं फेंके, वन्य जीवों की हत्या नहीं करें। ठीक है। जबरदस्ती उनका शिकार नहीं करें। झीलों में भी हम क्या करें? सफाई बनाए रखें। ठीक है। वनों यानी वृक्षारोपण किया जाए। ठीक है। झूम कृषि ना करें, यह भी क्या है? हमारा एक कर्तव्य है। ठीक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। बिल्कुल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमें सिर्फ रूढ़िवादी बने नहीं रहना है, कि रूढ़िवादिता के अंतर्गत हमेशा क्या होता है, आप अगर देखोगे तो दुनिया की हर सभ्यता मिट गई, भारतीय सभ्यता नहीं मिट पाई। उसके पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि भारत जो है, भारत में हमेशा नवीनता का वो किया है, नवीनता का हमेशा सम्मान किया है, नवीनता का स्वीकार किया है। ठीक है। भारत में क्या है? हमेशा नवीनता आती रही है, हमने पुरानी रूढ़ियों को काफ़ी हद तक सुधारने की कोशिश की है। ठीक है। नवीनता के साथ हम जुड़े रहे हैं। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। ये बहुत जरूरी है कि वर्तमान में दंगों के समय जो सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाई जाती है वो सरासर गलत है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की प्रगति और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। क्योंकि अगर व्यक्ति की उन्नति होगी तो परिवार की उन्नति होगी, परिवार की उन्नति होगी तो समूह या समाज की उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी तो राज्य और देश का अपने स्वतः ही विकास हो जाएगा। ठीक है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये माता पिता का कर्तव्य है। माता पिता या अभिभावक जो भी है उनके कर्तव्य है। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे अगर हम बात करें तो फिर मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या है? अभी हमने कुल 11 कर्तव्य समझे, अब इनके महत्व पर चर्चा करते हैं। वे भारतीय नागरिकों को उनके समाज, साथी नागरिकों और राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं, जिससे व्यक्ति जिम्मेदार नागरिक बनता है। आप में से बहुत सारे व्यक्ति देश के नागरिक तो हैं, लेकिन जिम्मेदार नागरिक नहीं है। जिम्मेदार नागरिक वो होगा जो इन कर्तव्यों का पालन करेगा। वे नागरिक को राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी भी देते हैं। वे नागरिकों को प्रेरित करते हैं और उनके बीच अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देते हैं। वे किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में अदालतों की मदद भी करते हैं। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। क्योंकि जब भी जो कोर्ट कोई फैसला देती है और उसमें संविधान के निर्वचन की बात आती है तो उस समय मूल कर्तव्यों की भी बात समझी जाती है। न्यायालय इनको ध्यान में रखकर अपने डिसीजन देती है।
ठीक है। अब मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का क्या पक्ष है, इस पर चर्चा करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा वाद 2003 में क्या कहा था कि मौलिक कर्तव्यों को न केवल कानूनी प्रतिबंधों से बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों द्वारा भी लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी सिर्फ कानूनी प्रतिबंधों से ही नहीं, सामाजिक प्रतिबंधों से भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि समाज जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। ठीक है। एम्स छात्र संघ बनाम एम्स 2001 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के समान ही महत्वपूर्ण है, दोनों को बराबर मान लिया था। ठीक है। हालांकि मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों की तरह लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें भाग 4A में कर्तव्यों के रूप में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनको भले ही लागू नहीं किया जा सकता, पर इसका यह मतलब नहीं कि उसको हम नज़रअंदाज कर दें। ठीक है। मूल कर्तव्यों की उपस्थिति अप्रत्यक्ष रूप से पहले से ही संविधान के भाग 3 में कुछ निर्बंधों के रूप में थी। ये भी ध्यान रखना है, भाग 3 यानी मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों के रूप में अगर देखें तो उसमें जो निर्बंधन थे, युक्तियुक्त निर्बंधन। अब युक्तियुक्त निर्बंधन क्या होते हैं, जिनको नहीं पता है तो मैंने इस पर विस्तार से चर्चा मौलिक अधिकारों वाले लेक्चर में की है। तो संविधान की लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आपको मौलिक अधिकारों वाला वीडियो देखेंगे तो इस पर विस्तार से मैंने बताया कि क्या होते हैं युक्तियुक्त निर्बंधन। ठीक है। फिर बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की आलोचना की। तो ये पूछे जा सकते हैं, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि मौलिक कर्तव्यों की आलोचना कीजिए। तो मौलिक कर्तव्यों की इस सूची में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों जैसे कर देने, परिवार नियोजन, मतदान करने आदि को शामिल नहीं किया गया। भाई किया जाना चाहिए था, ये भी तो कर्तव्य है कि नहीं। ठीक है। कई मौलिक कर्तव्यों को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया, इसलिए समझने में कठिन है। बिल्कुल है कठिन। ठीक है, जैसे सामाजिक संस्कृति, बहुत टफ लैंग्वेज, समझ में नहीं आ रहा सामाजिक संस्कृति क्या होती है। कर्तव्यों को लागू करने की कोई भी बात नहीं की गई है, जो मुख्य आलोचना है, क्योंकि इसी वजह से अब तक इसका अच्छे से अमल नहीं हुआ है। बिल्कुल लागू किए जाने चाहिए थे। कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के भाग 4 में इसको समावेश करने से मौलिक कर्तव्यों का मूल्य कम हो जाता है। क्योंकि आप खुद सोचो भाई, नीति निर्देशक तत्व खुद ही क्या है, राज्य की इच्छा पर निर्भर है। तो ऐसी स्थिति में उनके बाद में इनको शामिल किया तो ये तो और भी क्या हो जाते हैं, इनका मूल्य कम हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे तो इस तरीके से क्या होता है कि मौलिक कर्तव्यों की सारी चीज़ें हमने आज पढ़ ली। ये जो पढ़ी है हमने, ये मेंस के हिसाब से पढ़ी है। ठीक है, प्री में भी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं और मेंस में भी बन जाते हैं। आप लोगों को ये बात ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत संविधान का भाग 5 शुरू करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति, कार्यपालिका, इन सब चीज़ों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।